त्रिकोण में, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछली वीडियो में भी हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें हमने 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा था और 30 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ लिया था। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम 60 डिग्री के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, जिसको इंग्लिश में 60 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये भी बिल्कुल 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जैसे ही हैं। हमने पिछले का नाम पढ़ चुके हैं कि चलो फिर से समझा देता हूँ मैं आज। मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, जिसकी तीनों साइड्स जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, और इसके अंदर जो एक त्रिभुज के अंदर जो टोटल कोण जो होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। और इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 साइड। तो हम इसको 3 से भाग करें तो 60 डिग्री। तो एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। ये एंगल आ गया 60 डिग्री, ये भी आ गया 60 डिग्री, और ये भी आ गया 60 डिग्री। इतना आ गया। फिर हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है वो राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है। तो ये आगे एक समकोण त्रिभुज, तो हमने इसको बीच में से काट दिया। तो इधर 60 डिग्री का एंगल था, तो इधर आ गया एक 30 डिग्री का एंगल, और इस साइड भी आ गया 30 डिग्री का एंगल आ गया। फिर इसका नाम हम रख लेते हैं ए, इसका नाम आ गया बी, इसका नाम आ गया सी, और ये आ गया डी। तो इसमें हमने अब 60 डिग्री के लिए फाइंड करना था। हमने 30 डिग्री के लिए पढ़ लिया था। हम इस त्रिभुज को हमने ये पढ़ चुके हैं पहले भी कि जहाँ पे एंगल लेना है हमने वो वाला वो आधार में आएगा। तो हमने 30 डिग्री एंगल पर पढ़ चुके हैं, तो हम 60 डिग्री पर लेंगे। 60 डिग्री एंगल इधर आ रहा है, तो ये वाली साइड जो वो आधार में आएगी। तो ज़रूरी नहीं है इसमें कि हम इस वाली साइड को ले रहे हैं, तो हम इसमें इस वाली साइड को ले सकते हैं, सी डी और बी। इस वाली साइड को भी ले सकते हैं, और इस वाली साइड को भी एक इक्वल होती है, बराबर ही होती हैं ये। तो हम 30 डिग्री के बारे में तो पढ़ चुके हैं, हम 60 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी एक त्रिभुज इधर बना देता हूँ मैं साइड में। ये ऐसी त्रिभुज बनी है। हमने इस वाले हिस्से को उठाया, दूसरे वाले हिस्से की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने ये वाला हिस्सा उठाया। तो इधर बन रहा है एक 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। और कोण 60 डिग्री कहाँ पे है? ए पे है। तो ये आ गया ए, इधर हमने लिख देना है 60 डिग्री। फिर ये वाली साइड जो वो डी है, और ऊपर वाली साइड जो वो सी है। फिर हमने पढ़ा था कि ये वाली साइड जो वो 2a के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा था कि तीनों साइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो 3 साइड्स ऑल ऑफ 3 साइड्स आर इक्वल, ये होता है इसमें। तो ये 2a है, तो ये भी 2a होगी, और ये भी 2a की। तो a और b है इसमें 2a, तो a और d इसका आधा, 2a का आधा कितना हुआ? a हुआ। a प्लस a मिलकर ही 2a बनते हैं, यानी 1 + 1 मिलकर ही 2 बनते हैं। तो एक a वाली एक साइड आ गई, ये दूसरी आ गई, तो 2a आ गया। तो 2a, तो ये वाली साइड जो वो a है, और ये वाली साइड जो है वो भी a है। तो इधर आ गई a, ये वाली साइड आ गई। और हमें पता था कि ये 2a है,
तो हमें 2 साइड पता है, तो हम तीसरी साइड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें हमें दिए क्या क्या है, बेस हमें दिया है इधर और हाइपोटेनस दिया है, ये 2 दिए, हमने परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण का वर्ग जो होता है, जो हाइपोटेनस का वर्ग जो होता है, जो बाकी 2 कर्ण लंब का वर्ग और आधार के वर्गों का योगफल होता है। तो इसमें हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होता है, यानी इन दोनों का योगफल होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, इन दोनों का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस दिया है इधर कितना है, 2a है, तो ये आ गया इधर 2a इक्वल टू, परपेंडिकुलर नहीं दिया हमें निकालना है ये, तो परपेंडिकुलर हमने वैसे रहने दिया, प्लस बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर, बेस कितना है इसमें a है, तो ये आ गया a का स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर। फिर देखो 2a स्क्वायर, 2a है इसका स्क्वायर होगा ऐसे 2a स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 से कितने होते हैं 4 आ गया। फिर a है इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। फिर a 4a स्क्वायर और ये a स्क्वायर है, 4 में से 1 गया तो 3 बचते हैं, तो p स्क्वायर हमने इधर लिख देता हूँ मैं, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर 4 में से 1 गया तो 3 बचते हैं, यानी 4 में से 1 गया तो 3 बचते हैं, तो 3a स्क्वायर और ये p स्क्वायर है। तो ये आ गया p बराबर है वर्गमूल 3 और a, इसमें ये अंडरूट 3 है और a स्क्वायर है, तो इसमें से a स्क्वायर से अंडरूट कट गया, परंतु अंडरूट 3 से अंडरूट नहीं गया, तो हमने इसको साइड में रख दिया और a स्क्वायर हमने वैसे रहने दिया, ये आ गया। फिर परपेंडिकुलर कितना आया इसमें, √3a, √3a। अब तो बड़ा इजी हो गया, अब हम इसमें वैल्यूज़ वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम साइन की वैल्यू निकालते हैं, पहले साइन 60 डिग्री। तो हमने पढ़ा था कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है, ऐसे होता है ये, ऐसे याद रखने का तरीका देखो, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये साइन होगा यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। फिर ये होगा कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये होगा टेंजेंट, ये होगा कोस और ये होगा टेंजेंट। ऐसे मतलब ऐसे याद रख लेना इसको, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये आ गया। फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उसमें परपेंडिकुलर कितना है, √3 है, √3a भी है साथ में, ये आ गया। फिर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है इसमें 2a है, तो ये इधर आ गया 2 और a से a कट गया, तो क्या बचा √3/2, वर्गमूल 3/2, ये आ गया साइन 60 डिग्री। अब निकालते हैं कोस 60 डिग्री के लिए। कोस 60 डिग्री के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है इसमें a है, तो ये आ गया a अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसमें 2a है, तो ये आ गया 2a। फिर a में से a कट गया तो क्या बचा 1/2, 1/2 बच गया। फिर अब देखते हैं टेंजेंट के लिए, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट में होता है परपेंडिकुलर और बेस का काम, ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इतना आ गया। फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो p कितना है इसमें परपेंडिकुलर √3a है, √3a अपॉन b, यानी बेस कितना है इसमें a है, a से a कट गया तो बस गए इधर √3। ये साइन कोस और टेंजेंट आ गए। अब इसके हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री इसका उल्टा होगा,
P/H, तो H/P होगा, तो इसका उल्टा हो गया √3/2। बताओ कोसिकेंट 60 डिग्री 2/√3 होगा, ये आ गया कोसिकेंट। फिर अब आएगा सीकेंट, तो सीकेंट 60 डिग्री, सीकेंट 60 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा कोस का उल्टा होता है ये सीकेंट, तो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री A/2 था, यानी ए से ए कट गया तो 1/2 आ रहा था, 1/2 आ रहा था। इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, तो ये आ गया 2। कोसिकेंट हो गया, सीकेंट हो गया, अब रहा कोट, कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, कोट 60 डिग्री होता है टेंजेंट का उल्टा, तो टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/A, तो यानी √3, तो टेंजेंट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री आ गया इसका उल्टा √3 है, तो ये आएगा 1/√3, तो ये आ गई इसकी वैल्यूज़ 60 डिग्री के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसके लिए पढ़ेंगे हम, आगे रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो इधर कोई एक त्रिभुज है, पहले 90 डिग्री के लिए 0 डिग्री के लिए पढ़ते हैं हम, 0 डिग्री के लिए पढ़ते हैं। इधर एक कोई समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, सभी को पता होगा। तो ये साइड आ गई ए, ये वाली साइड आ गई बी, और इस साइड आ गई सी, तो और ये वाला इधर एंगल है, ये एंगल मान लो ये कोई 60 डिग्री का एंगल है, हमने लेना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में कैसे होगा ये, तो 0 डिग्री के लिए एंगल छोटा होगा, ये साइड तो वही नीचे आती जाएगी, ये तो ऐसे बनेगा, देखो तो ऐसे। फिर हमने पहले तो ऐसे बना हुआ था 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे, परंतु हमने इसको और एंगल जो वो छोटा करते जाना है इसको, तो मान लो हमने ये एंगल ऐसे छोटा कर दिया, तो ये साइड आ गई ए, ये आ गई बी, और ये आ गई सी, आ गई सी। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल जो वो छोटा हो रहा है, जो बी और सी जो वो भी छोटा हो रहा है, यानी जैसे जैसे एंगल छोटा हो रहा है बी और सी जो वो डिक्रीज़ कर रहा है, बी की तरफ आ रहा है ये वाली, सी जो वो बी की तरफ आ रहा है। फिर आगे एक और बनाते हैं हम त्रिभुज, आगे। फिर अब इस एंगल को और छोटा करते हैं, एंगल ए पे देख रहे हैं हम, एंगल ए पे 0 डिग्री लाना है हमने, ये 60 डिग्री है, अब ये 60 डिग्री से और छोटा हो गया, 30 डिग्री हो गया, फिर ये और छोटा कर दिया हमने, ये हमने और छोटा कर दिया, तो ए बी और सी, तो सी पहले ऊपर था, ये इधर था, फिर अब देखो सी कितना नीचे आ गया, सी डिक्रीज हो रहा है, फिर एंड में जो एंड वाली त्रिभुज बनेगी वो ऐसे बनेगी, पहले ऐसी बनी हुई थी सबसे पहले, फिर एंड में जो होगा, जो एंगल हमने क्या लेना है 0 डिग्री, 0 डिग्री बिल्कुल ऐसे लाइन में होगा, बिल्कुल ऐसे लाइन में ही 0 डिग्री, फिर ऐसे बनेगा 10 डिग्री, 20, 30, 90, फिर आगे एंगल बढ़ते चलते हैं, तो 0 डिग्री पे कहाँ होगा, बिल्कुल नीचे ही, तो ये लाइन जो वो बिल्कुल नीचे आ गई, इधर ये आ गई बिल्कुल नीचे, ये 90 डिग्री का एंगल है, जो जो सी वाली थी वो बिल्कुल इधर समा गई है, इस वाली ए बी, ए और बी में समा गई, तो सी वाली लाइन जो वो भी ए बी के इक्वल आ गई। तो हमने इसमें क्या देखा, जैसे जैसे एंगल, ये एंगल का निशान होता है, जैसे जैसे एंगल ए जो वो छोटा हो रहा है, तो जो बी और सी, वो बी और सी वाले साइड जो है
बी और सी वो भी छोटी हो रही है साइड, वो भी छोटी हो रही है। तो ये आ गया इतना। फिर इसमें ए और सी जो वो ए बी के इक्वल आ गया इसमें, ए और बी जो है वो भी ए और सी के इक्वल आ गया बिल्कुल। तो अब हम इसमें साइन वाली वैल्यू देखते हैं। तो ये जो कर्ण था इसमें हाइपोटेनस था वो ऐसे बन गया बिल्कुल इसमें आ गया, जो परपेंडिकुलर भी इसमें आ गया, हाइपोटेनस भी इसमें आ गया और बेस भी इसमें आ गया। तो अब हम इसमें साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री लेते हैं। साइन 0 डिग्री कैसे किसके इक्वल होगा? साइन 0 डिग्री होता है हाइपोटेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इधर था पहले बी और सी पे, तो बी और सी आएगा ना इधर, तो ये आ गया बी और सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या ए और सी होता है, तो ए और सी ये आ गया इतना। फिर इसमें बी और सी आ गया और कर्ण जो वो ए सी आ गया। तो साइन 0 डिग्री जो है वो 0 डिग्री के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, बिल्कुल 0 डिग्री पे टेंड्स करता है ये, बिल्कुल 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे ले रहे हैं तो ये बिल्कुल 0 पे आ जाता है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है इसमें, फिर इक्वल टू 0, ये आ गया साइन 0 डिग्री। यानी इसमें देखो सभी इसमें समा गई इस वाली लाइन में, ए और बी में सारी जो कर्ण था और लम्ब था वो ए बी में समा गया इसमें। तो ए और बी इधर था, पहले इधर से देखते हैं हम, क्या था साइन 0 डिग्री इक्वल टू बी सी, ऐसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा फार्मूला होता है। तो परंतु परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सारा इसमें समा गया, तो परपेंडिकुलर इधर आ गया, हाइपोटेनस इधर आ गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी जो वो 0 को टेंस करता है, यानी 0 के बिल्कुल नज़दीक में आ जाता है। तो इसको हम 0 डिग्री की वैल्यू जो वो 0 ले लेते हैं हम इसमें फिर। तो ये आ गया साइन 0 डिग्री। फिर कोस इधर लिख देता हूँ मैं, कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री किसकी इक्वल होगा? कोस 0 डिग्री होगा ए बी अपॉन ए सी, इसके इक्वल होगा। जो ए बी कोस 0 डिग्री जो वो 1 के इक्वल होता है, 1 को टेंस करता है, यानी बिल्कुल 1 के जो वो बिल्कुल नज़दीक में आ जाता है। तो इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, फिर कोस 0 डिग्री की वैल्यू हम 1 लेते हैं। देखो इसमें था साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बी सी अपॉन ए सी, ये वाली साइड जो वो बिल्कुल 0 के बिल्कुल नज़दीक होती है, तो उसकी वैल्यू हम 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ले लेते हैं हम इसमें। और कोस जो वो ए बी अपॉन ए सी, ये 1 के बिल्कुल नज़दीक होता है, 1 पूरा 1 पे 1 पे नहीं होता है, बिल्कुल 1 पे नहीं होता, 1 के बिल्कुल नज़दीक में होता है। तो उसकी वैल्यू हम राउंड ऑफ करके 1 ले लेते हैं। तो कोस 0 डिग्री 1 के इक्वल आ जाता है और साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल आ जाता है। ये होती हैं इसकी वैल्यूज। अब हम इसकी नेक्स्ट टेंजेंट और इसके रेसिप्रोकल को याद करते हैं हम। साइन 0 डिग्री 0 आ गया और कोस 0 डिग्री 1 आ गया। 1 के बिल्कुल नज़दीक होता है तो उसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, और 0 के बिल्कुल नज़दीक होता है तो उसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं हम। ये आ गया। फिर अब हम टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट 0 डिग्री। टेंजेंट होता है इसमें साइन अपॉन कोस, इसका अलग फार्मूला भी होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना इसमें 0 है, 0 आ गया। फिर कोस 0 डिग्री 1 है इसमें, 0.1 इक्वल टू 0, ये आ गई टेंजेंट की वैल्यू। अब हम इसकी रेसिप्रोकल लेते हैं, हम रेसिप्रोकल आ गया, इधर लिखता हूँ मैं पहले, टेंजेंट आ गया, फिर आ गया कोसिकेंट, कोसिकेंट 0 डिग्री। कोसिकेंट 0 डिग्री होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन साइन 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 डिग्री किसकी इक्वल आ रहा है 0 की, तो 1 अपॉन 0। तो ये अपरिभाषित होते हैं, इसको अपरिभाषित को इंग्लिश में अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि ये अनडिफाइंड कैसे है, तो मैं इसको प्रूफ करवा देता हूँ उधर कैसे है ये।
जैसे हम एक प्रश्न आया कि 20 को 5 से भाग दो, मान लो ये प्रश्न है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इधर ऐसे करते हैं 20, उधर लिख देते हैं हम 5। फिर हम 5 का पहाड़ा पढ़ते चलते हैं जब तक 20 ना आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20। तो 5 को 4 के साथ गुणा किया तो 20 आ गया, 20 आ गया, इसके इक्वल आ गया ये। तो हमने इधर लिख दिया 4 और इधर आ गया 20 और ये आ गया 0, ये आ गया 0। ये तो ठीक है। फिर अब हमें क्या है, इसमें 1 को 0 से भाग देना हमने, 1 भाग 0। तो इसको भी ऐसे करेंगे हम, इधर आ गया 1, इधर आ गई 0। फिर हमने 0 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 1 ना आ जाए। 0 एकम 0, 0 दूने 2, 0 गुणा 2 इक्वल टू 0। 0 को हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करें तो इससे हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं तो 0 ही आ रहा है। तो इसको हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करें तो 0 ही आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो इसके हम कुछ कह नहीं सकते, इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं कि 0 जो वो 1 के इक्वल होगा। इसको हम कट नहीं सकते, इसको हम भाग ही नहीं दे सकते हैं। तो उसकी वजह से ये अनडिफाइंड होता है, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो 0 के पहाड़े में कभी भी 1 नहीं आएगा, तो 0 के पहाड़े में कभी 1 आएगा नहीं और इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये अनडिफाइंड होते हैं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि कैसे ये। और किसी भी संख्या को हम 0 से भाग दें तो वो हमेशा अनडिफाइंड ही आती है, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ये होते हैं अनडिफाइंड। फिर आगे कोसिकेंट हो गया, सीकेंट। सीकेंट 0 डिग्री, सीकेंट 0 डिग्री होता है कोस का उल्टा, 1/कोस 0 डिग्री। तो 1/कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, ये आ गया सीकेंट। फिर अब आ गया कोट, कोट 0 डिग्री। टेंजेंट का उल्टा 1/0 आएगा, ये भी अनडिफाइंड होगा। तो ये आ गई इसकी वैल्यू 0 डिग्री के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ 90 डिग्री के लिए पढ़ेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ 90 डिग्री, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री के लिए हम, ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम 0 के लिए किया। तो इसकी मैं सीधे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ उधर, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री जो वो 1 के इक्वल होता है और कोस 90 डिग्री जो वो 0 के इक्वल होता है। ये आ गया। फिर इसकी सहायता से हम नेक्स्ट वैल्यू जो निकाल सकते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट 90 डिग्री, साइन अपॉन कोस 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। फिर टेंजेंट हो गया, फिर आ गया कोसिकेंट 90 डिग्री, कोसिकेंट 90 डिग्री इसके इक्वल होगा इसका रेसिप्रोकल 1/कोस होगा, कोस 90 डिग्री, तो 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। कोसिकेंट भी हो गया सीकेंट, इधर मिस्टेक होगी, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, तो 1/1 इक्वल टू अनडिफाइंड नहीं होगा, ये 1 के इक्वल होगा, इधर 1 लिखता हूँ सीधा, ये आ गया 1। फिर सीकेंट 90 डिग्री, सीकेंट होता है कोस का उल्टा, कोस का उल्टा 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड, ये आएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। फिर ये हो गया सीकेंट, फिर आएगा कोट, कोट 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री टेंजेंट का उल्टा, ये अनडिफाइंड आएगा तो ये भी अनडिफाइंड ही होगा, अनडिफाइंड। आ गया कोट, सभी वैल्यूज हो गई लगभग, कोसिकेंट भी हो गया, सीकेंट भी हो गया और कोट भी हो गया। ये 1/अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड ही होगा। तो ये आ गई
ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ 90 डिग्री, और ये आ गई 0 डिग्री के लिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ये आगे एंगल पर भी होते हैं, परंतु हमें ज़्यादातर यूज जो होती हैं वो इसमें जो होता है ज़्यादातर यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका ज़्यादातर यूज होता है। इससे आगे भी होती हैं ये 180 डिग्री के लिए होती हैं, 270 डिग्री के लिए भी होती हैं, 360 के लिए भी होती हैं। देखो 180 पर भी होती हैं ये, 270 डिग्री पर भी होती हैं, 360 डिग्री पर भी होती हैं, परंतु इसमें ज़्यादातर यूज होता है वो 90 डिग्री पर होता है। तो इसलिए ज़्यादातर किताबों में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की ट्रिग्नोमेट्री रेशोज दी हुई होती है। इससे आगे भी हम इनको फाइंड कर सकते हैं 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री को, परंतु इसमें ज़्यादातर यूज इनका ही होगा, तो इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें मैं आपको वैल्यूज़ बता दूंगा कि इसकी वैल्यू कैसे कैसे फाइंड करनी है, वो बता दूंगा कैसे कैसे आई इसकी वैल्यूज़, पर ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो वो ये वाली वैल्यूज़ होती है। तो इसके बारे में हम इसका जो वैल्यूज हमने पढ़ी 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसको हम एक चार्ट पर बनाएंगे, ऐसे चार्ट पर लिखेंगे ताकि ये पढ़ने में आसान हो। ऐसे हमें वैल्यूज पता नहीं लग रहा है अच्छे से, तो उसमें हम एक चार्ट में बनाएंगे ताकि सभी वैल्यूज हमें क्लियर दिखें। तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो अगर बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।